प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में पहला अध्याय आधुनिक काल में विश्व के अंतर्गत आज फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति अमेरिकी स्वतंत्रता से पहले फ्रांस का सत्ता वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त निरंकुश था। देखिए, फ्रांस में उस समय 3 स्टेट्स थे। एक तो पादरी वर्ग हो गया, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा होता था सर्वसाधारण वर्ग। कौन सा वर्ग होता था? सर्वसाधारण वर्ग। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग से किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं पड़ता था, जबकि सर्वसाधारण वर्ग से सभी कर पड़ते थे। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो कि सर्वसाधारण वर्ग को नहीं प्राप्त थे। देखिए आगे, यहां का राजा, यहां का 14वां राजा लुई अपनी तमाम कमजोरी के बावजूद भी देश की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी सरकार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करने में सक्षम नहीं थे। ठीक इसके विपरीत विशेषाधिकार रहित मध्यम वर्ग में कनिष्ठ पादरी, कृषक और श्रमिक थे, जो बिना किसी अधिकार के सभी दायित्वों के प्रति उत्तरदायी थे। लगातार युद्ध और राजा के उत्तराधिकारियों द्वारा मनमाने खर्च ने राज्य को कंगाल बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा लगाए गए करों का संपूर्ण बोझ विशेषाधिकार विहीन वर्ग पर पड़ गया। पहले बता चुके हैं कि विशेषाधिकार किसके पास नहीं थे? केवल सर्वसाधारण वर्ग के पास विशेषाधिकार नहीं थे। इसमें गरीब जनता आती थे, किसान, छोटे व्यापारी, वकील, अध्यापक, ये इसमें आते थे। जो इसका भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं थे। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में फ्रांस को ऐसा लगा, जिससे विवश होकर सन 1789 में लुई 16वें ने इस खर्च की समस्या का हल निकालने के लिए स्टेट्स जनरल की एक सभा बुलाई। इस सभा के अंतर्गत प्राचीन शासन की समाप्ति और क्रांति के लिए कदम बढ़ाए गए। अब फ्रांस की जनता फ्रांसीसी दार्शनिकों की उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थी। रूसो के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होते हैं, परंतु वे सर्वत्र बंधनों में जकड़े हैं। रूसो का कथन है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होते हैं, परंतु वे स्वतंत्र बंधनों में जकड़े हैं। एक लोकप्रिय जनमत के आधार पर सरकार द्वारा इस बंधन की बेड़ियां तोड़ी जा सकती हैं। वॉल्टेयर ने भी चर्चों में भ्रष्टाचार और निरंकुशता की बुराइयों का खुलासा किया। संक्षेप में इन संदेशों ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता, इन 3 शब्दों के आसपास क्रांति के सुर को बांध दिया। लुई 16वें के बुलाने पर एक आम सभा आयोजित हुई। इस सभा में 3 प्रकार के लोग शामिल हुए, जैसे कुलीन, चर्च के पादरी और आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। जनसाधारण का प्रतिनिधित्व कम होने के कारण उनके मत का कोई मूल्य न था। इस वर्ग ने यह मांग रखी कि उसके प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन प्रथम दोनों वर्गों ने इस मांग को नहीं माना तथा तीसरे वर्ग ने क्रुद्ध होकर 17 जून 1789 ईस्वी को अपने आप को राष्ट्रीय सभा
घोषित कर दिया। इस पर राजा ने असेंबली हॉल के दरवाजे बंद करा दिए ताकि तीसरे वर्ग के लोग क्रांतिकारी गतिविधियां न कर सकें। तीसरे वर्ग के सदस्यों ने टेनिस कोर्ट में एकत्र होकर शपथ ग्रहण की कि जब तक नया संविधान नहीं बनाया जाएगा तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। उनकी तीसरे वर्ग की विजय हुई और राष्ट्रीय सभा का निर्माण किया गया। आंदोलनकारियों ने बास्तील जेल के दरवाजे तोड़ दिए और कैदियों को रिहा कर दिया। बास्तील का यह पतन फ्रांस की स्वतंत्रता का सूचक है। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पेरिस में की गई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय गार्ड का गठन किया गया। जल्दी ही अन्य प्रांतों में भी क्रांति का प्रसार हो गया। कुलीनों ने अपने विशेषाधिकार स्वेच्छा से छोड़ दिए। पुराने शासन की समाप्त हुई और समानता के सिद्धांत की विजय हुई। राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया तथा अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं तथा उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त है। राज्य की संप्रभुता उनके अपने लोगों में है। राजा से समस्त शक्तियां छीन ली गईं। इसलिए उसने फ्रांस से भागने का प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाकर राजा पर मुकदमा चलाया गया तथा उसे फांसी की सजा दी गई। फ्रांस की इस क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता का यह संदेश विश्व के अनेक देशों में प्रतिध्वनित होकर उन्हें प्रेरित करता है। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी फ्रांसीसी क्रांति के विषय में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।